हेलो फ्रेंड्स, मैं जाह्नवी और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस मूवी को। ये 2017 की मूवी है और मूवी में मिस्ट्री, ड्रामा और थोड़े बहुत एक्शन सीन्स भी हैं। फ्रेंड्स, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, सो सॉरी फॉर माई बैड हिंदी प्रोनाउंसिएशन, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग मेरी बातें समझ आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूवी की मेन हीरो है ये अर्क्यूल पेरो। ये अपने आप को स्पेनिश में अर्क्यूल पोरो बुलाते हैं। ये अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ा जासूस समझते हैं और इन्हें हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस, परफेक्ट और एक्यूरेट पसंद है। मूवी के स्टार्टिंग में भी ये एक केस सॉल्व करते हैं बिल्कुल चुटकियों में। ये जेरूसलम में थे इन द ईयर 1934। तो हुआ ये था कि वहाँ के गिरजाघर का एक बेशकीमती अवशेष चोरी हो गया। शक जाता है वहाँ के रब्बी, पादरी और इमाम पर, और जहाँ पे वो अवशेष मतलब कि एक बक्सा जो मूवी में दिखाया गया है रखा हुआ था, उसके नीचे एक पेंटिंग थी। पेंटिंग पर चढ़कर किसी ने बक्से को चुराया और उसके मजबूत जूता या फिर बूट जो भी उसने पहने थे उसके निशान वहाँ पर रह गया। चोरी की एक घंटे पहले गिरजा पर 4 लोग मौजूद थे, रब्बी, पादरी, इमाम और वहाँ का एक पुलिस अफसर। अभी रब्बी, पादरी और इमाम तो गरीब थे, तो उनके पास इतना महंगा और अच्छा जूता कहाँ से आएगा। तो चोर कौन हुआ? यस, पुलिस अफसर। केस को सॉल्व करने के बाद पेरो जहाज से इस्तांबुल को निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसके बाद लंदन जाना था अपने छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए। जहाज के लिए वेट करते वक्त वो एक मैरी नामक लेडी से मिलते हैं जो कि बगदाद से थी और एक गवर्नेंस थी, और उस लेडी के साथ एक आदमी भी था जो कि डॉक्टर था। इस्तांबुल पहुंचते ही पेरो एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त बुक से मिलते हैं। हंसी मजाक के बाद पेरो उन्हें एक ड्रिंक के लिए पूछते हैं, पर बुक कहते हैं कि उनके पास बस 1 घंटा है। 7 बजे उन्हें ओरिएंट एक्सप्रेस पकड़ना है, क्योंकि वो वहाँ के डायरेक्टर थे। तभी ब्रिटिश काउंसिल से एक आदमी आता है और पेरो को एक केस के सिलसिले में टेलीग्राम देता है। एक केस जहां धोखा और मौत दोनों हुआ था। पेरो अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझे आज ही लंदन जाना है, क्या आप मुझे अपने ट्रेन में एक कैबिन दिला सकते हो? बुक खुशी खुशी मान जाता है। यूँ तो ट्रेन पूरी फुल थी, पर मिस्टर हरस नाम की एक आदमी वक्त पे ना पहुंचने के कारण उनके टिकट को कैंसिल करके उनका कैबिन पेरो को दे दिया जाता है। ट्रेन स्टार्ट होती है जो 3 दिन में लंदन पहुंचने वाली होती है। ट्रेन के और भी बाकी मेंबर्स थे। रचत, एक बिजनेसमैन, जैक स्पैरो, मैक्वीन, रचत का असिस्टेंट, बैडॉस, रचत का बटलर, मिसेस हावर्ड जो एक विडो थी, पिलर, एक मिशनरी वुमन, प्रिंसेस ड्रैगमेरॉफ, हिल्डेगार्ड, प्रिंसेस ड्रैगमेरॉफ की मेड, हार्डमैन, एक प्रोफेसर, बेनियामिनो मार्कज, एक सेल्समैन, काउंट एंड्री एंड हिज वाइफ काउंटेस एलिना, कॉलोनेल आर्बुटनो जो कि एक डॉक्टर थे। मैरी से तो आप पहले ही मिल चुके हो। इनके अलावा डायरेक्टर ऑफ द ट्रेन बुक और ट्रेन का कंडक्टर। रचत को उस रात अपने कैबिन में एक धमकी भरा लेटर मिलता है। सुबह सभी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और तभी रचत पेरो के पास आता है। वो बोलता है उनकी जान खतरे में है और उसे प्रोटेक्शन चाहिए। वो एक आर्ट डीलर है और उसने कुछ नकली सामान अपने कस्टमर्स को बेचे थे और अभी उन्हीं में से कोई उसकी जान लेना चाहता है, पर पेरो पूरी तरह मना कर देता है। रचत बंदूक भी दिखाता है, पर पेरो तस से मस नहीं होते और उठकर चले जाते हैं। रात होती है। पेरो अपने बिस्तर पर बुक पढ़ के हंस रहे होते हैं। तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है। पेरो दरवाज़ा खोल के देखते हैं। इधर कंडक्टर भी दौड़ के आके रचत को बुलाने लगता है, क्योंकि आवाज़ रचत के कमरे से थी। कोई रचत के रूम से दबी आवाज़ में स्पेनिश में कहता है, छेनेलिया, पता नहीं क्या मीनिंग है। और फिर कंडक्टर भी गुड नाइट कह के फिर अपने जगह पर बैठ जाता है। पेरो सोने लगता है। तब टाइम हुआ था 12:35 PM। फिर से कुछ अलार्म टाइप की आवाज़ आती है। पेरो दरवाज़ा खोल के देखते हैं। कंडक्टर कहता है मिसेस हावर्ड होंगी। पेरो फिर से सोने लगता है।
इस बार कुछ बड़ा गिरने की आवाज होती है। पैरो दरवाजा खोल के देखते हैं, कोई रेड कलर की किमोनो पहने हुए दूसरी तरफ दौड़ रहा है। पैरो को लगता है मिसेस हावर्ड होंगी और सो जाते हैं। तभी रात को बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने के कारण बर्फ की चट्टान टूटकर ट्रेन के ऊपर गिरता है और ट्रेन की इंजन पटरी से नीचे उतर जाती है। ट्रेन वहीं पे बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सीन एकदम ऑसम है, बिल्कुल दिल दहला देने वाला। सुबह बुक आके सबको बताते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, पर आप लोग टेंशन मत लो, जब ट्रेन टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो स्टेशन मास्टर अपने आप समझ जाएगा और रेस्क्यू टीम भेज देगा। दूसरी तरफ बटलर रचत के लिए नाश्ता लेके जाते हैं। कई बार आवाज़ देने पर भी रचत दरवाज़ा नहीं खोलते। पैरो दरवाजे का नॉक तोड़ देता है और तब तक डॉक्टर, बुक और कंडक्टर भी आ जाते हैं। सभी देखते हैं कि रचत अपने बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसके सीने में ढेर सारा चाकू से वार किया गया है। फिर बुक पैरो से मदद मांगते हैं कि वह इस केस को सॉल्व करे, क्योंकि जब पुलिस आएगी तो कोई भी बच सकता है। पैरो मान जाते हैं और ट्रेन की नक्शा और सभी पैसेंजर्स की पासपोर्ट और डिटेल्स बुक से मंगवाते हैं। बुक आके ये न्यूज़ सभी पैसेंजर्स को देते हैं और सभी शॉक जाते हैं। पैरो सबको अपने कैबिनों में जाने के लिए कहते हैं और एक डायलॉग देते हैं, अगर खून हुआ है तो खून ही भी होगा, जो मुझे बहुत पसंद आई। पैरो और बुक सबसे पहले मैक्यून से पूछताछ करते हैं। मैक्यून कहते हैं वो रचत की सेक्रेटरी था, उसकी सब कामकाज देखता था क्योंकि रचत को कुछ नहीं आता था। मैक्यून ये भी कहता है रचत बहुत बदतमीज था और उसको बस रचत के पैसों से प्यार था। फिर मैक्यून पैरो को और कुछ खत देते हैं जो कि किसी ने रचत को लिखा था। उन पे लिखा था, संभल कर रहना, हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मैक्यून ये भी बताते हैं कि उसने वकालत की है पर उन्हें वो करना पसंद नहीं। फिर पैरो और बुक रचत के कैबिन में जांच पड़ताल करते हैं और सबूत के तौर पर एक घड़ी जिसकी टाइम 1:15 पे रुक गया था, एक कॉफ़ी के कप पर बर्बिटल, बेहोश करने वाली दवाई, एक औरत का रुमाल जिस पर एच लिखा हुआ था, एक पीने वाला पाइप और एक जला हुआ कागज का टुकड़ा उन्हें मिलता है। रेस्क्यू टीम तब तक पहुंच चुकी थी। पैरो लैंप के मदद से टुकड़े को पढ़ता है, तभी उन्हें एक केस याद आती है। वह बुक से कहते हैं, मुझे मरहूम आदमी का असली नाम पता है, वह कोई रचत नहीं कैसेटी था। बुक कहता है, ये नाम मैंने सुना है। तब पैरो कहते हैं, तब तो आप जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग को भी जानते होंगे, जिस केस ने पूरी दुनिया हिला दिया था। जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी बीवी सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की एक बेटी थी, डेजी, जिसे कैसेटी ने किडनैप कर लिया था। फिरौती के रकम मिलने पर भी उसने बच्ची को मार दिया। इस हादसे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण प्रेग्नेंट सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग भी मर गई। पैरो बताते हैं कि जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग ने उनको लेटर लिखा था, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी खुद को गोली मार लिया। फिर मिसेस हावर्ड पैरो को बुलाकर कहते हैं, कल रात एक आदमी मेरे कमरे में आया था। पैरो उन्हें जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग के केस के बारे में और रचत की कैसेटी होने के बारे में बताते हैं। फिर मिसेस हावर्ड पैरो को एक बटन देते हैं जो कि कंडक्टर के कोट का बटन था, पर कंडक्टर कहता है, ये बटन तो मेरा नहीं है, मेरा तो सब बटन है। फिर पैरो बटलर से बात करता है। बटलर कहते हैं वो रचत के लिए 9 बजे कॉफ़ी लेके गया था, पर वो कॉफ़ी में बेहोश करने वाली बर्बिटल मिलाने की बात को नकार देता है। फिर पैरो एक एक करके मिसेस पीलर, हार्डमैन, मार्कस से बात करते हैं। फिर मैरी से बात करते हैं, पर मैरी कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। फिर पैरो प्रिंसेस ड्रैगोमिरोफ से बात करती है और हम जान पाते हैं ड्रैगोमिरोफ सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की माँ लिंडा आर्डन की प्रशंसक थी और डेजी उनकी गॉड डॉटर थी। तब पैरो बताते हैं जो आदमी कल रात मारा गया उसका असली नाम कैसेटी था, और ये सुनकर ड्रैगोमिरोफ नफरत से थूक देती है। फिर पैरो मेड से बात करता है और वो रुमाल दिखाता है। मेड बताती है कल रात एक दूसरा कंडक्टर ने उन्हें जगाया था। पैरो पूछते हैं क्या वो यही कंडक्टर था, पर मेड बताती है नहीं, उसकी हाइट छोटी थी और दाढ़ी भी थी। वो लोग सभी पैसेंजर्स के सामान को चेक करते हैं, पर उन्हें कोई दूसरा कंडक्टर का यूनिफॉर्म और लाल किमोनो नहीं मिलता। फिर पैरो को याद आता है उन्होंने अपना सूटकेस तो चेक किया ही नहीं, करने पर वहीं पे उन्हें लाल किमोनो मिलता है और बाद में उसी मेड के कैबिन पर दूसरा यूनिफॉर्म भी मिलता है। फिर पैरो देखता है मैक्यून चुपके से कुछ
जलाने की कोशिश करता है। पकड़े जाने पर सभी को लगता है मैक्यून ही खूनी है, पर मैक्यून इनकार कर देता है। पैरो कहते हैं तुम रचत के पैसे चुराते थे और उसकी सारी अकाउंट्स घोटाले से भरा पड़ा है। मैक्यून मान लेता है कि वो पैसे चुराता था, पर उसने खून नहीं किया, और डॉक्टर आर्बुटनॉक भी यही कहते हैं कि वो लोग उस दिन पूरी रात पी रहे थे, तो मैक्यून खून नहीं कर सकता। पैरो डॉक्टर आर्बुटनॉक से कहते हैं कि इस पूरी ट्रेन में बस आप ही एक हो जो पाइप पीते हो, और सेम पाइप रचत के रूम से मिला है। डॉक्टर कहता है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खूनी हूँ। पैरो पूछते हैं क्या आप किसी जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते हो? डॉक्टर मना कर देता है। फिर पैरो अगेन मैक्यून से बात करते हैं और हम जान पाते हैं कि मैक्यून की पिता एक मशहूर वकील थे जिन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग केस के खिलाफ मुकदमा लड़ा था। मैक्यून के पिता ने एक फ्रेंच नौकरानी को फंसाया था जो निर्दोष थी और जिसने बाद में सुसाइड कर लिया। उसका नाम था सुजैन, पर मैक्यून इस बात से इनकार कर देता है कि वो जानता था कि रचत ही कैसेटी है। तभी हम मिसेस हावर्ड को चिल्लाते हुए सुनते हैं किसी ने उनके पीठ पर चाकू मार दिया था, पर घाव मामूली था। फिर पैरो काउंट एंड्री और काउंटिस एलिना से बात करते हैं। हम जान पाते हैं काउंटिस की नाम असल में एलिना नहीं हेलेना है। वह सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की बहन है। पैरो के सच जानते ही एंड्रे को गुस्सा आ जाता है और पैरो को धक्के दे के कैबिन से बाहर निकाल देता है। फिर पैरो हार्डमैन से बात करते हैं। हम जान पाते हैं कि हार्डमैन कोई प्रोफेसर नहीं है। वो जो खुद को जर्मन कहते हैं वो तो जर्मन भी नहीं है। पैरो उनका झूठ पकड़ लेते हैं। वो एक जासूस पुलिस ऑफिसर थे। लगभग सभी लोगों से पूछताछ हो चुकी थी और लग रहा था कि सभी किसी न किसी तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग केस से जुड़े हुए हैं, पर असली कातिल को पकड़ना अभी भी बाकी था। रेस्क्यू टीम सारे लोगों को ट्रेन से निकलकर सुरंग में वेट करने को कहते हैं। इधर पैरो फिर से मैरी से बात करते हैं। पैरो कहते हैं तुमने मुझसे बहुत झूठ बोला है। तुम आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पर गवर्नेंस थी, तुम डेजी से प्यार करती थी और तुम्ही ने कैसेटी को मारा है। तभी एक गोली चलती है और पैरो के हाथ को छू कर निकल जाती है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग हाथ में बंदूक लेते हुए बोलते हैं मैरी ने कुछ नहीं किया, कैसेटी का खून मैंने किया है। जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग मेरा बेस्ट फ्रेंड था और कमांडर भी था। उन्होंने मुझे मेडिकल कॉलेज भेजा, मेरी ज़िंदगी संवारी, और कैसेटी ने उन्हें बर्बाद कर दिया। फिर मुझे मैरी मिली, रसद मिला और हमने ये प्लानिंग किया। डॉक्टर आर्बुटनॉक पैरों को मारने की कोशिश करते हैं, पर एम वक्त पर बुक आकर उन्हें बचा लेते हैं। लग रहा है ना कि खूनी मिल गया, पर अभी नहीं, वेट फॉर द लास्ट। फिर पैरो सुरंग में जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे और अभी रिवील होगा असली कातिल और खून का राज। डॉक्टर आर्बुटनॉक जो प्यार करते हैं मैरी से, और मैरी डेजी के गवर्नेंस थी। काउंटिस हेलिना जो सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की सिस्टर थी। डेजी के गॉड मदर जिनका रुमाल रेसिटी को कैबिन में मिला। रूसी अक्षर में एच अक्षर को एन कहा जाता है और इसीलिए नतालिया ड्रेगमेरॉफ। उसके नौकरानी रसोई थी उनकी, और क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग की भी रसोई थी। पिलर डेजी की देखभाल करने वाली नर्स। पैरो बताते हैं उस रात जब रक्षत खिड़की से अंदर आया, पिलर वहीं पे थी, पर ज्यादा शराब पी रखने के कारण वो कुछ नहीं कर पाई और अपने आप को दोषी मानकर मिशनरी ज्वाइन कर लिया। बटलर आर्मस्ट्रॉन्ग के जंग में साथी था और उसके बाद उनके सेवक बने। मरकज आर्मस्ट्रॉन्ग के ड्राइवर था। हार्डमैन जिसे आर्मस्ट्रॉन्ग की केस सौंपा गया था और जिसे सुजैन जिसने केस पर फंसने के कारण सुसाइड कर लिया था उससे प्यार हो गया था। हार्डमैन ने पुलिस छोड़ दी जब उसने इंसाफ का मजाक उड़ते हुए देखा, और कंडक्टर जिसने अपने बहन को खो दिया, मुजरिम नौकरानी सुजैन को। और फिर लास्ट में आते हैं मिसेस हावर्ड पर, जिसकी असली नाम था लिंडा अर्डन, सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की माँ, डेजी की ग्रैंड मदर। फिर पैरो बताते हैं इन सब घायल लोगों में से वो कौन है जिसने चूरा उठाया और रक्षत को मार दिया। फिर वो रियलाइज करते हैं कि ये कोई एक का काम नहीं, ना ही किसी जोड़ी का, ये तो सबने मिलकर किया है। और फिर लिंडा अर्डन भी कबूल कर लेती है कि वही इस सारे कांड के मास्टरमाइंड थी और ये लोग बहुत पहले से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। उस रात
आर्बुटनॉफ ने रचट का मुंह दबाए रखा और सभी ने बारी बारी से उस पर चाकू से वार किया। एक मासूम की मौत के लिए जिंदगी के बदले जिंदगी। पैरो उनके जज्बातों को समझ जाते हैं और किसी को दोषी न ठहराते हुए पुलिस को कहते हैं कि असली हत्यारा यहाँ से बच निकला। पैरो को एक नया केस मिलता है इजिप्ट में और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लास्ट तक सुनने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।